नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया। मैं हूं आशीष सिन्हा। पाकिस्तान इन दिनों चौतरफा मुश्किलों से घिरा हुआ है। एक तरफ भारत सीमा पार आतंकवाद पर कड़ा प्रहार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के भीतर बलूचिस्तान में विद्रोही गुटों का हमला लगातार जारी है, जिससे पीएम शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की होश उड़ गए हैं और उनकी मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान अभी संभल नहीं पाया था। इसी बीच बलूचिस्तान ने पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया। दरअसल बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में नहीं है। मीर यार समेत कई बलूच नेताओं ने बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया है। बलूच नेताओं ने भारत और संयुक्त राष्ट्र से मान्यता और समर्थन की गुहार लगाई है। बलूच नेताओं के इस ऐलान के बाद पाकिस्तानी सेना और सरकार घबराने लगी है। आतंक का आका पाकिस्तान के लिए अब रास्ते आसान नहीं है। एक तरफ भारतीय सेना पाकिस्तान को सबक सिखा रही है, दूसरी तरफ बीएलए पाकिस्तानी सेना को मौत के घाट उतार रही है। मौजूदा हालात में पीएम शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का कोई कंट्रोल नहीं है। कुल मिलाकर पाकिस्तान के चुंगल से बलूचिस्तान फिसल रहा है, और वो भी बिल्कुल रेत की तरह। पूछता है इंडिया में आज के सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। पहला सवाल, पाकिस्तान से अलग हो चुका है बलूचिस्तान? दूसरा सवाल, बलोच ही पाकिस्तान को तोड़ेंगे? और तीसरा सवाल, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का खतरा है? और इसी पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। इन तीन सवालों के साथ हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ कर्नल संजीत सिरोही जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ मेहरान मारी जी हैं, यूएन में बलूच प्रतिनिधि हैं। हमारे साथ संजय राणा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन सैनी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप सभी का बेहद स्वागत है। लेकिन सबसे पहले टेक में रमन आपसे लूंगा। पाकिस्तान को आप अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, और एक लंबे समय से आप रिपोर्टिंग करते हुए आ रहे हैं, और खासकर पाकिस्तान की तरफ से जो कायराना हरकतें होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस समय रमन क्या कुछ चल रहा है, जरा उसकी जानकारी दीजिए, फिर मैं पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। देखिए आशीष, अगर निश्चित रूप में देखें, पाकिस्तान इस समय चौतरफा गिरा हुआ नजर आ रहा है। बलूचिस्तान ने तो एक तरफ से अपने आप को जो है वो आज़ाद घोषित कर दिया है। एक नक्शा भी जो है वो बलूचिस्तान की तरफ से जारी कर दिया गया है, जिसमें बलूचिस्तान के हिस्से को पाकिस्तान के हिस्से से पूरी तरीके से अलग बताया गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर अटैक कर रही है। पिछले करीबन अगर एक महीने में ही तो देखें, करीबन 150 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट जो है वो पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो अटैकर्स हैं, जो लड़ाके हैं, उन्होंने उनको मौत के घाट उतार दिया है। और लगातार जिस तरीके से भारत की सैन्य कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर हुई है, उसके बाद उनके हौसले जो हैं वो और ज़्यादा बुलंद हो गए हैं। और लगातार अगर आप देखेंगे तो न केवल बलूचिस्तान का इलाका, बल्कि पाकिस्तान चार तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ भारत पीओके के सामने जो है उसके सामने खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ नॉर्थ वजीरिस्तान की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर टीटीपी के लड़ाके जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है। एक तरफ बलूचिस्तान लगातार परेशान कर रहा है, और अब तो सिंध से भी लगातार इस बात को लेकर आवाज़ उठने लगी है कि देखिए, हम पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते हैं। ऐसे में पाकिस्तान चारों खानों से घिरा हुआ नजर आ रहा है, चारों तरफों से घिरा हुआ नजर आ रहा है। इस समय अगर हम देखें तो आसिम मुनीर भी समझ चुके हैं कि अब बलूचिस्तान को बचाना जो है वो इतना आसान नहीं होगा। जिस तरीके से पीओके को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे पहले पाकिस्तान के लोग, अब कहीं ना कहीं वो बलूचिस्तान को लेकर भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको याद होगा कि आसिम मुनीर का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये इतना आसान नहीं है कि 1500 लोग आएंगे और बलूचिस्तान को हमसे अलग कर कर ले जाएंगे। यानी कि उनको ये लग रहा है कि बलूचिस्तान अब अलग होने की राह पर पूरी तरीके से निकल चुका है। और उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान हमारी डेस्टिनी है, और इस डेस्टिनी को हमसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर गल्फ कंट्रीज से अपना वास्ता रखना, अपना रिश्ता रखना, अफगानिस्तान से रिश्ता रखना है, तो एक बलूचिस्तान ही एक ऐसा इलाका है। क्योंकि बलूचिस्तान अगर उनसे अलग होता है तो सिंध प्रांत उनसे अलग हो जाएगा, और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ पंजाब प्रांत जो है वो पाकिस्तान के पास बचेगा, जिस पर वो राज कर सकते हैं। तो चारों तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ है, इसीलिए ये तड़पड़ाहट जो है वो कहीं ना कहीं उनके सभी नेताओं के अंदर, सभी आर्मी के जो जनरल हैं उनमें देखने को मिल रही है। और ये पाकिस्तान की खुद की अपनी करनी है। जिस तरीके से बलूचिस्तान का इलाका हो, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो, ये सिंध प्रांत के इलाके में, वहां पर जो पंजाब प्रांत से होल्ड रखने वाले ज्यादातर नेता या ज्यादातर जो आर्मी के मिलिट्री जनरल्स हैं, उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी की मदद से वहां पर लगातार जुल्म ढाए हैं, वहां पर औरतों के साथ किस तरीके से उन्होंने नाइंसाफियां की हैं, उनकी औरतों के साथ जो है वो बदतमीजी की जाती है, वहां पर उनको अपनी पैर की नोक के नीचे जो है वो रखने की कोशिश की गई है। और यही वजह है कि
बलूचिस्तान जो है वो अब अपने आप को आज़ाद घोषित कर चुका है, जिसके लेकर पाकिस्तान के अंदर जो है वो बौखलाहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि भारत के कहने पर जो है वो सीधे तौर पर बलूचिस्तान जो है के अंदर जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, चाहे ऑपरेशन जॉफर की बात करें, जिस तरीके से उनके ट्रेन को जो है हाईजैक किया गया, कई सारे आईडी ब्लास्ट जो है, उसका सीधा आरोप जो है वो भारत पर पाकिस्तान लगाता है। लेकिन उन्हें मालूम है कि ये अंदरूनी हालात हैं जो बलूचिस्तान के अंदर बने हुए हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बने हुए हैं, जो दिन ब दिन जो है वो बदतर होते चले जा रहे हैं। और ये होना भी था रमन, क्योंकि आपने एक स्वतंत्र मुल्क को जबरदस्ती अपने कब्जे में किया और ये होना भी था। एक ना एक दिन लोगों का जो विद्रोह था वो इस तरह से देखना ही था और दिखना भी था। हमारे साथ मेहरान मारी जी हैं। मेहरान जी, इस समय बलूचिस्तान में क्या हालात हैं? राकेश भाई, हालात काफी बिगड़े हुए हैं जैसे थे पहले भी, लेकिन दिलों में खुशी भी लोगों का काफी है, जुबिलेशन भी है कि आजादी हमको बहुत करीब नजर आ रहा है अभी। जो आप लोगों के भी जो तज्जिया निगार है वो भी ये बोल रहे हैं, इंडिया अपना एक्सप्लिसिट वाज़े सपोर्ट का ऐलान कर रहा है। और मेरे ख्याल में जो 1971 में बांग्लादेश के साथ इंडिया ने जो पहल किया था, या इंटरनेशनल कम्युनिटी में उस टाइम इंदिरा गांधी जी गए थे पूरे दुनिया में यूनाइटेड नेशन में रिकग्निशन हासिल करने के लिए बांग्लादेश के लिए। अभी मुझे लग रहा है अनकरीब इंशाल्लाह इंडिया हमारे लिए भी ऐसा ही करेगा। चाइना अपना वीटो पावर इस्तेमाल करे, लेकिन चाइना के साथ भी निगोशिएट हो सकेगा कोई रास्ता। चाइना तो व्यापारी मुल्क है, आप उसको सुरक्षा की गारंटी दे देंगे, उसके एयरपोर्ट की और सी पैक की, वो आपके साथ हो जाएगा। बिल्कुल, तो व्यापारी मुल्क तो अपना है, इंटरेस्ट उसने तो अपने बिलियन डॉलर वहां पर इन्वेस्ट किए हैं, वो पाकिस्तान के साथ क्यों जाएगा? भूखा नंगा मुल्क है वो। एब्सोल्युटली, पाकिस्तान तो फिर घास बेचेगा और तो कुछ है नहीं पाकिस्तान पे। नहीं, घास भी नहीं बेच पाएगा, क्योंकि पंजाब में जब पानी नहीं आएगा तो घास निकलेगी कहां पर? घास भी नहीं बेच पाएगा। हाँ, पानी तो आपने रोक दिया, सॉरी, ग्रास भी नहीं उगेगा। घास भी नहीं उग पाएगा। मैं मेजर जनरल अनुज माथुर जी आपके पास आना चाहूंगा। सोशल मीडिया एक्स पर मीर यार बलोच साहब, उन्होंने लिखा कि बलूचिस्तान ने अपना राष्ट्रीय फैसला सुना दिया है, यानी बलूचिस्तान ने खुद को आजाद डिक्लेयर कर दिया है। अब समय आ गया है कि दुनिया को इस पर चुप नहीं बैठना चाहिए। शुरुआत में भी कहा था, बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? बिल्कुल आ रही है अनुज जी। हाँ, ओके। तो पाकिस्तान जो है उसने जबरदस्ती बलूचिस्तान को मिलिट्री के जोर पर अपने शामिल कराया। ये वही पाकिस्तान है, पूरा इसका इतिहास में दोबारा दोहराना नहीं चाहता। उसके बाद जो हुआ वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो पाकिस्तान की पंजाब डोमिनेटेड मिलिट्री है, 75% लगभग उनके उसमें डोमिनेशन जो है पंजाबियों का है। उसने कभी भी पंजाब के अलावा किसी भी जगह को अपना हिस्सा नहीं समझा, ये बात आप मान ले। उदाहरण दे सकता हूं, बांग्ला डैम हापीओल जेके में है, वहां पर से बिजली का उत्पादन होता है। 90% उसमें से बिजली पंजाब में और सिंध में चली जाती है, और जो 10% बिजली जो वहां के लोगों को मिलती है वो कहीं ज्यादा कीमत पे मिलती है। कहने का मतलब यह है कि हजारों इस प्रकार के उदाहरण मौजूद हैं जिसमें कि उन्होंने पंजाब के अलावा बाकी तमाम हिस्सों को एक्सप्लॉइट किया है इकोनॉमिकली, और हर प्रकार से उन्होंने रमन ने बता दिया किस किस प्रकार से और उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है। मैं ज्यादा एक्सप्लिसिटली बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरा इसको एक्सप्लॉइट करके रखा। जब तक आप वहां के लोगों को अपना नहीं मान करके उसके आगे उनको साथ लेके नहीं चलेंगे, अब उनके कहने से कोई मतलब नहीं। ये झूमर है या पता नहीं क्या है, या पता नहीं क्या है, और 1500 आदमी कुछ नहीं कह सकते। उन 1500 आदमियों ने आशीष अभी सिद्ध कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है उन्होंने कि ये इंडिपेंडेंट स्टेट है। अगर ये बात को हम सच मान ले तो मेरा ये मानना है कि बहुत ज्यादा हालात खराब हैं। आपको अगर याद हो तो शुरुआत से ये बात मैं इंसिस्ट कर रहा हूं कि जो परिस्थिति आज बलूचिस्तान में है वो एग्जैक्टली वही है जो 1971 के बंगाल में तो ऐसे में बहुत कुछ, क्योंकि हमारे साथ अभी मेहरान भाई हैं। मेहरान भाई, भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से हमारे बलूच भाई देख रहे हैं। संजीत जी, अब एक लाइन बोलना चाहता हूं, प्लीज एक लाइन बोलना चाहता हूं। वो ये है कि भारत की तरफ नहीं, मेरे को लगता है पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उठ करके आना चाहिए। ये सबको नजर आ रहा है किस प्रकार का मानवाधिकार हनन और किस प्रकार का खनन वहां पर बलूचिस्तान में चल रहा है। तो मेरे को लगता है भारत ही नहीं, पूरा विश्व कहीं ना कहीं इसके साथ मिलना चाहिए। ये मेरी जाहिर तौर पर इसीलिए पूरे विश्व से कहा जा रहा है कि आपको मुक नहीं बैठना चाहिए। संजीत सिरोही साहब, बड़ा सवाल यह उठता है कि अब ऐसे में भारत की जो भूमिका है वो क्या होगी? आशीष जी, मैं अगर स्पष्ट शब्दों में कहूं तो भारत की भूमिका ये होनी चाहिए कि भारत को जल्दी से जल्दी बलूचिस्तान को
इंडिपेंडेंस जो उसकी जो उन्होंने डिक्लेयर की है उसको जो है रिकग्नाइज कर देना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, भारत को हमको एक चीज हमेशा समझनी चाहिए कि दोस्त को दोस्त की तरह ट्रीट करो और दुश्मन को दुश्मन की तरह ट्रीट करो। अगर आप ये दोनों चीजें अपने दिमाग में रखोगे तो कभी धोखा नहीं खाओ। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जो है बड़े दिल के बन जाओ, उदार दिखाओ, जैसे पंडित नेहरू जी ने, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने जो 80% पानी इंडस वाटर ट्रीटी का पाकिस्तान को दे दिया, सिर्फ इस उम्मीद में कि पाकिस्तान एक अच्छा नेबर और एक अच्छा दोस्त और भाई बन के रहेगा। लेकिन हमको पता है पानी भी दिए संजीत जी और पैसे भी दिए कि डैम बना लो, सब कुछ दिया हमने, सब कुछ दिया इस उम्मीद में कि पाकिस्तान हमारा अच्छा पड़ोसी रहेगा। लेकिन पाकिस्तान ने अच्छा पड़ोसी तो क्या, एक नॉर्मल पड़ोसी भी नहीं रहा और हमेशा पीठ के पीछे छुरा भोंकता रहा। और 1999 का जो कारगिल वॉर था वो उस चीज की गवाही है। तो मेरा ये मानना है, अभी लोहा गर्म है, बलूचिस्तान के लोग जो है परेशान हैं। जब से कलात प्रोविंस था, इन्होंने जबरदस्ती उसको कब्जा कर लिया, तब से वहां के लोग जो इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं, उनको जो है मिलिट्री रिप्रेशन हो रहा है, उसको जो है डिसअपीयरेंस हो रहा है, लोगों का, लोग गायब हो जाते हैं। मिनरल्स का जो है वहां पे जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, सबसे ज्यादा रिच है मिनरल्स में और वहां का आवाम सबसे ज्यादा गरीब है पाकिस्तान में। तो जब इतनी चीजें हो रही हैं और हमको पता है कि हमारे लिए ये लो कॉस्ट ऑप्शन है, हमें परमाणु बम और ब्रह्मोस मिसाइल अब मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बारी बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंस रिकग्निशन हो गई यूएन में और इंडिया ने कर दिया। बाकी जो मैं कह रहा हूं, बाकी अमेरिका का मेरे को भरोसा नहीं है, यूरोपियन यूनियन के देशों का भरोसा नहीं है, लेकिन जो ग्लोबल साउथ के देश हैं जो इस चीज से गुजर चुके हैं, मेरा ख्याल है वो भी सामने आएंगे। सिर्फ भारत को जो है एक पहला कदम लेना पड़ेगा और मुझे लगता है भारत के साथ बाकी लोग भी कदम यूके देवनाथ जी एक बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि भारत को पहला कदम लेना पड़ेगा, लेकिन सवाल यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है वो क्या खामोश है? क्या उनकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं? बलोच भाइयों के साथ और बलोच की बहनों के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, लेकिन कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। मानवाधिकार संगठन कहां चले गए? क्या ये केवल दिखाने वाले दांत रह गए महज? देखिए, हो ये रहा है कि पूरी दुनिया में सबको मालूम कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा दमन चक्र चला रहा है बलूचिस्तान में, लेकिन एक भी दुनिया का देश, खासतौर से एक भी मुस्लिम देश, 56 या 57 मुस्लिम देश हैं, वो सामने आकर ओपनली बलूचिस्तान का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और तो और अभी तक आप देखें, अफगानिस्तान को भी, तालिबान सरकार को भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। यूके देवनाथ जी, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि बलूचिस्तान में जो लोग रहते हैं वो भी तो मुस्लिम ही है ना? जी हाँ, हो ये रहा है कि सब मुस्लिम देश जो हैं वो ये जानते हैं कि उनका, कहते हैं ना कि रोटी में किस तरफ मक्खन लगा हुआ है। सबको मालूम है कि पाकिस्तान वाली जो रोटी है उसमें मक्खन जो है इस्लामाबाद की तरफ लगा हुआ है, रावलपिंडी की तरफ लगा हुआ है। तो कोई भी मुस्लिम देश, कोई भी ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, एक भी देश नहीं है जिसने बलूचिस्तान के समर्थन में अभी तक बात की हो। कोई भी गल्फ अरब लीग का देश नहीं है जो कि बलूचिस्तान के बारे में बात करके राजी हो। और तो और अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उनको भी डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि बलूचिस्तान अगर आजाद हो जाए तो बलूचिस्तान अफगानिस्तान का वह हिस्सा जहां की बलूच लोग बड़ी तादाद में रहते हैं उसको भी क्लेम करना शुरू कर दे। इसके अलावा ईरान को भी डर है, क्योंकि ईरान के सिस्तान प्रांत में काफी बड़ी तादाद में बलूच रहते हैं। तो ईरान को भी डर है कि बलूचिस्तान आजाद हो जाएगा तो शायद ईरान के सिस्तान का एक टुकड़ा तोड़कर बलूचिस्तान में शामिल होने की कोशिश करेगा। तो ये सारे देश चुपचाप बैठे हैं। जहां तक भारत की बात है, भारत ने उनको हर तरह से सपोर्ट दी है, सिवाय दो चीजों की। एक तो है कि असली राजनीतिक हेल्प, यानी विदेश मंत्रालय ने हमेशा बलूचिस्तान के मामले में चुप्पी साधी है। चुप्पी साधी है हर समय। यूके जी, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर संजय राणा जी के पास जाना है जी। हाँ, तो भारत ने भी बलूचिस्तान को अभी तक खुलकर कोई समर्थन नहीं दिया है जी। संजय राणा जी, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत सरकार को बलूचिस्तान को लेकर क्या आपको लगता है कि स्टैंड जो है वो क्लियर करने का वक्त आ गया है? और दूसरी अहम बात, हम ये देखते हैं कि जब इजराइल जो है वो फिलिस्तीन पर हमला करता है तो तमाम मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो झंडा लेकर घूमने लगती हैं। हमारे भारत में भी तमाम लोग झंडा लेके घूम लेते हैं। एक सांसद साहब तो ऐसे थे
जो संसद में भी आवाज उठा देते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में बलूचों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर कोई आगे क्यों नहीं आ पाता? देखिए, ऐसा है कि राजनीति को अगर इंटरनेशनल राजनीति को आप समझेंगे और ट्रेड राजनीति, देखिए राजनीति आजकल ट्रेड वॉर हो गई है, सब लोग अपना फायदा और नफा देख करके कदम उठाते हैं। अगर ये बोला जाए वहाँ पे मुसलमान रहते हैं और मुस्लिम देश क्यों नहीं खड़े हैं, मुस्लिम देश ऐसा नहीं कि सारे के सारे मुसलमानों के साथ खड़े हो जाएंगे, वो देखते हैं कहाँ पे जाने पे उनको फायदा है। आज के दिन में अगर भारत की बात की तो भारत इस ओपनली आकर के स्टैंड नहीं ले सकता, उसको अपने कूटनीतिक तरीके से कहीं ना कहीं और देशों को अपने पक्ष में करना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं ऐलान करे कि बलूचिस्तान का एक अस्तित्व, एक नया एक देश है, उसको स्वायत्तता दी जाए, उसको कहीं ना कहीं मान्यता दी जाए। तो उसके लिए रणनीति के तहत काम करना पड़ेगा। ऐसा बोल देना कि भारत उसको बोल दे कि नहीं उसको मैं मान्यता देता हूँ, उसके मान्यता देने से नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं विरोध हो जाएगा। आज के दिन में देखिए इंटरनल उनकी पॉलिटिक्स सही है, वो काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, नो डाउट। बलूच के जो लोग हैं, वहाँ के जो बलूच के लिबरेशन फ्रंट के आदमी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं फाइट कर रहे हैं, कम से कम दशकों से फाइट कर रहे हैं। और पाकिस्तान की सेना ने जिस तरह से दमनकारी चक्र वहां पे चला रखा है, तो निसंदेह सबको दिख रहा है। लेकिन समस्या क्या है, जब आप इंटरनेशनल फोरम में जाते हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, तो वहां पे सब कुछ देखना पड़ता है कि आपकी कूटनीति कैसी है, आपका ट्रेड बिजनेस क्या है। ये इंडिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इस सारे देशों के लिए है। जैसे चाइना की हमारे एक मित्र बात करें तो चाइना हमेशा अपना हित देखेगा कि वो जो इन्वेस्टमेंट उसका $1 बिलियन का वहां पे है, वो कहाँ पे सेफ है, उसको किसके साथ रहने से फायदा। अगर पाकिस्तान विघटन होता है, टूट होती है, प्रांतों में अलग अलग प्रांत होते हैं, तो उसके किस प्रांत के साथ जाए या किसको मान्यता जाए, तो बड़ी ही रणनीति के तहत काम करना पड़ता है। उसके तरफ अग्रसर है भारत सरकार, लेकिन भारत सरकार को कहीं ना कहीं और भी लोगों को के साथ लेना पड़ेगा। देखिए, बोल देना कि 71 की लड़ाई हुई थी और भारत ने दो राष्ट्र बना, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और मान्यता दे दी थी, ऐसा नहीं होता कि मान्यता दे दी थी। मान्यता के लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, बैकग्राउंड में तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके मान्यता होती है। और आज के दिन में नो डाउट स्थिति जो पाकिस्तान की है, एकदम कह सकते हैं कि बद से बदतर है। वहां पे नो डाउट खाने के लिए स्ट्रगल चल रहा है, कहीं ना कहीं लोग अपने आप में मारा काट बच रहा है। लेकिन हाँ, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें क्या कदम उठाना चाहिए जिससे हमारे देश का भी हित हो। देखिए, आप ये कह के सिर्फ ये नहीं जा सकते हैं कि आप बिल्कुल ओपनली खड़े हो जाए किसी देश के पक्ष में, किसी देश के विरोध में। तो भारत की जो नीति रही है, जब से देश आजाद हुआ है, उसकी नीति हमेशा अलग रही है और वो हमेशा बहुत सोच समझ के कदम उठाता है और हमारी सरकार भी इस तरफ अग्रसर है, काम कर रही है। यहाँ तक बात हो रही थी कि मान्यता देना, देखिए मान्यता देने का तरीका है, प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। मान्यता सिर्फ भारत के देने से नहीं हो सकता। नो डाउट हम चाहते हैं वो एक देश बने, हम चाहते हैं वहाँ के लोग, आवाम वहाँ की आगे बढ़े, आवाम वहाँ की खुश रहे, हम उनका सहयोग करना चाहते हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं हमारे हाथ में बंधे हुए, उस हाथ को खोल करके दूसरे हाथों के साथ मिला करके कहीं ना कहीं उनकी मदद की जा सकती है। तो बड़ी रणनीति के तहत काम हो रहा है। नो डाउट अभी कुछ महीनों में या हो सकता है कुछ सालों में आपको दिखेगा कि एक राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। वो राष्ट्र कहीं ना कहीं उसका निर्माण करने में भारत का बहुत बड़ा योगदान होगा। शिवम, एक रिएक्शन नासिर से भी ले लेते हैं। बिल्कुल 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 नासिर, ये जो स्थिति है बलोचों की, अब बलोचों, ये अगर जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में समझा जाए तो देखिए वहां तो पाकिस्तान का एंगल आता है, वहां पे एक लैंड बॉर्डर भी आप समझ सकते हैं कि जमीन का एक बॉर्डर जो है वो वहां पर मौजूद है, लेकिन बलूचिस्तान के साथ तो भारत का कोई बॉर्डर नहीं लगता। फिर पाकिस्तान कहता है कि नहीं, जो कुछ भी हो रहा है बलूचिस्तान में वो आप करा रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि हमारे दिल मिलते हैं पर हमारी सरहदें तो नहीं मिलती ना। अब जो बलोच लड़ाके कर रहे हैं वो अपने दमखम से कर रहे हैं, लेकिन एक कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है, ये समझाना दर्शकों को बहुत जरूरी है कि भाई बलोचियों की लड़ाई असली हक की लड़ाई है और पाकिस्तान जो कर रहा है वो आतंकवाद है। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान जो कर रहा है वो आतंकवाद है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात करें या बलूचिस्तान की बात करें। जो भी बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी जो है उन पे तशद्दुद बरसा रही है और जो है पावर के दम पे, आर्मी के दम पे जो है उनको उन लोगों को जो है रोज़ मारा जाता है, पीटा जाता है। और ऐसे भी जो बलूचिस्तान के लोग हैं, जो हमारे भाई हैं जिन्होंने इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई, उनको जो है अननोन प्लेसेस पे जो है बंद किया गया। चाहे मारंग बलूच की बात करें या बाकी जो रिसोर्सेज है वहाँ के, उसको चाइना को भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आतंकवाद की जो सोच है वो
जम्मू कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान तक हमें नजर आ रही है। देखिए कश्मीर में भी अगर देखा जाएगा, जम्मू कश्मीर में भी पाकिस्तान ने अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए यहाँ पे एक ग्रुप जो है वो खड़ा किया था, दैट इज सेपरेटिस्ट अलगावादी नेताओं का ग्रुप, जिसे सैयद शाह गिलानी, मीरवैस उमर फारूक, मसरत आलम, यासीन मलिक, शबीर शाह जैसे अलगावादी नेता, उनके बलबूते पे जो उन्होंने अपना ग्रिड जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाया था। लेकिन जब घाटी से 370 हटाया गया, उसके बाद अलगावादी नेताओं को जब जेलों के पीछे धकेला गया और उनकी जो रियलिटी है, उनका जो रियल चेहरा है पाकिस्तान का और यहाँ के अलगावादी नेताओं का, जब वो लोगों के सामने, तो लोगों ने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया, लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। और आज कश्मीर की हालत आप देख लीजिए, कश्मीर डेवलपमेंट देखिए, विकास देखिए, वही चीज जो है बलूचिस्तान में पाकिस्तान जो है कराना चाहता है, पावर के दाम पे वो अपनी जड़ें वहां पे मजबूत कराना चाहता है। पर वो लोग कहते हैं कि वहां पे सबसे बड़ा मॉल बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। मेहरान मरी भी मेरे साथ इस वक्त हैं। मेहरान जी, लेकिन ये जो लड़ाई है बलूचिस्तान की, अगर मैं वो कह रहा हूँ ना, हम बार बार ये कहते हैं पाकिस्तान के टुकड़े हों, ये हमारी इच्छा नहीं है, वहाँ की हकीकत है। लेकिन बलूचिस्तान की अगर बात की जाए, जो अब नक्शा आपके उन बहादुर लड़ाकों ने जो शेयर किया है, उसमें तो दिखता है कि भाई पाकिस्तान तो बचा ही कितना, फिर वो सारा का सारा तो सबका सारा बलूचिस्तान ही वहाँ पर नज़र मुझे आ रहा है। और दूसरा, ये लड़ाई अब किस लेवल तक लेके जा रहे हैं, अब इसको मतलब किस श्रेणी में इसको आप रखेंगे, आप कैसे लड़ेंगे आगे की लड़ाई? अब आप वहां के आपके लोग कहते हैं कि हमें वो हथियार दे दो जिससे हम आर्मी से लड़ पाएं। क्या वाकई आपको लगता है अब आपको वो हथियार चाहिए, या फिर कुछ और डिप्लोमेटिक चैनल्स, या फिर अगर भारत के साथ ही आना है तो क्या आपको भारत की फौज चाहिए, नेवी चाहिए, क्या चाहिए आपको? जी देखिए, हर जंग के बहुत ज्यादा डायनेमिक्स होते हैं, बहुत फॉर्मेलिटीज होते हैं और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी होते हैं अगर हम मुल्क का दावा कर रहे हैं। जो मैप का आप बोल रहे हैं, वो मैप अमेरिकन ने 2012-13 में शाया किया था, जो ना पाकिस्तान काफी डर गया उस टाइम। उनके कांग्रेसमैन कैलिफोर्निया के, उन्होंने ये मैप शाया किया था। द वे फॉरवर्ड मैं जो देख रहा हूँ, इंडिया इज बेस्ट प्लेस। इंडिया ने ऑलरेडी ये चीज प्रैक्टिस किया 1971 में, जब इंडिया ने ऑलमोस्ट 3 साल इन नालायक नापाक फौजियों को 71,000 वो क्या 93,000 को तकरीबन 3 साल खिलाया पिलाया, फिर इज्जत से वापस भेज दिया वहां पर। हमने उनको ये नहीं बोला कि टी वॉज फैंटास्टिक और ये सारी चीजें, द फूड वॉज फैंटास्टिक, लंच वॉज फैंटास्टिक, की चीजें नहीं बोली। ये नमक हरामों को देखें, आज तक मानते नहीं है कि आप लोगों ने 3 साल इसको खिलाया, वो अभी तक कंप्लेन करते। तभी तो नमक हराम है। जी बिल्कुल। अभी हमारा मुद्दा जो है एग्जैक्टली इंडिया सेम ब्लूप्रिंट पे चले जैसे बांग्लादेश के लिए। उस टाइम भी उन्होंने सारे इंटरनेशनल पावर्स के साथ लॉबिंग किया, साल लगे कि यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज करवाया। ये सिंपल प्रोसेस नहीं। आपके फर्स्ट स्पीकर जो थे, मैं टोटली इत्तेफाक करता हूं उनके साथ, ये एक प्रोट्रैक्टेड लेंथी प्रोसेस है। ये कोई ऐलान से आजादी हासिल नहीं होता। फर्स्ट इंडिया डिक्लेयर करे, फर्स्ट स्टेप ले, फिर जो परमानेंट मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, वी तो शायद चाइना करे, जैसे आपने ही फरमाया। चाइना को तो हम बोलेगा भाई वो तुम्हारा ट्रेड पार्टनर चाहिए, ना पाकिस्तान से अच्छी ट्रेड पार्टनर हम आपको रूट दे देंगे, चाइना वहां खुश हो जाएगा। ईरान के साथ एग्रीमेंट करेंगे कि हम आपको छेड़ेंगे नहीं, हम अपने नापाक ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान के मुद्दे पे हम वी विल डू अ स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट, हम आपके साथ पंगा नहीं है, वो भी डील हो गया। There is a way to deal with it as long as India प्रोरोगेटिव ले ले। इंडिया एक सीरियस प्लेयर है इस रीजन में, many will follow suit, सब हमारे सीरियसनेस को समझेंगे और इस मुद्दे को बिल्कुल एस्केलेट होगा। हमारे इंडिपेंडेंस का ये जो मूवमेंट है बिल्कुल होगा। हमारे साथ अनुज माथुर जी भी हैं। अनुज माथुर जी, मीर यार जो बलूच है, उन्होंने एक बड़ी अहम बात लिखी अपने ट्विटर अकाउंट पे, मैं पढ़ रहा था। उन्होंने कहा, तुम मारोगे हम निकलेंगे, हम नस्ल बचाने निकले हैं, आओ हमारा साथ दो। इसका मतलब यह है, इन शब्दों का मतलब यह है कि अब लड़ाई सीधे आर पार की है, अब पीछे हटना नहीं है। बिल्कुल आशीष, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये लड़ाई सीधे आर पार की है और ये लड़ाई सदैव से चली आ रही है। मैं थोड़ी देर पहले भी यही कहने का प्रयास कर रहा था। देखिए, और ये जो बात हम कर रहे हैं, ये मैंने कोई 20-25 साल पहले ये बात सुनी थी और ये बात हमने पहले 2-4 बार डिस्कस भी करी आपके चैनल जी। ये लोग कहते हैं कि भाई हम लोग 10,000 साल से बलूच हैं, 1400 साल से मुसलमान हैं और सिर्फ 70 साल से पाकिस्तानी हैं, वो भी बलपूर्वक इन्होंने हमको शामिल किया है। तो ये बात है। और जो बातें जो इनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ इनकी, क्योंकि इनका जो मेरा मानना है कि ये समय लगेगा, लेकिन ये अवश्यम भावी है आशीष, की हमको देखना पड़ेगा। और जो इसकी हमको एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत है। थोड़ी देर पहले भी मैं यही कह रहा था कि हमको इंटरनेशनली
इसके लिए थोड़ा सा ये जो पाकिस्तान वाला किस्सा है, इसको थोड़ा सा तब ये कंट्रोल में पूरी तरह आ जाएगा, उसके बाद आप देखिएगा। और मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर जरा भी दबाव पश्चिमी तरफ से मतलब दैट इज पाकिस्तान के ईस्ट की तरफ से होगा उनके ऊपर, तो वो मिलिटरीली कुछ भी करने के में सक्षम नहीं है बलूचिस्तान में, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। इतनी सिचुएशन। जनरल साहब एक छोटा सा एड ऑन में करना चाहता हूँ। जो हमारे बलोच भाई हैं वो बार बार बांग्लादेश का उदाहरण देते हैं। अब बांग्लादेश का मुद्दा इसलिए जरूरी है, उन्होंने बार बार ये पाकिस्तान को समझाया कैसे आपके 93,000 को सरेंडर करना पड़ा, हमने खाना खिलाया, वो तमाम चीजें तो है ही हैं, लेकिन बलूचिस्तान को क्यों भारत बिल्कुल बांग्लादेश की तरह ट्रीट करके अपनी फौज को कभी ना कभी भाइयों की मदद के लिए भेजना भी तो चाहिए। अब ठीक है, आप जमीन से नहीं जा सकते, तो कराची जब हम गिरने का दावा कर रहे हैं, अब कराची के पास ही हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर जब पहुंच गया, तो ग्वादर कौन सा दूर है, तो वहां से एक सपोर्ट बलोच लड़ा के आगे लड़ेंगे। अब ठीक है, उसमें शहादतें होंगी, कुर्बानियां होंगी, वो जानते हैं इस बात को, वो तो मुक्ति वाहिनी के समय भी तो हुआ था। अब ये इशारा यही कर रहे हैं कि भाई हमें मुझे लगता है कि वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट की ज्यादा बात कर रहे हैं, सैन्य सपोर्ट। मुझे दोनों लगता है, जहां तक हाँ देखिए शिवम, मेरा ये कहना है, देखिए जब काम आपका बिना वहां पर फिजिकल काइनेटिक फोर्स भेजे हुए हो सकता है, तो फिर क्यों ये आप बात समझ लें कि अगर हम डिप्लोमेटिकली कूटनीतिक स्तर पे अगर हम बहुत जबरदस्त माथुर साहब पाकिस्तान छोड़ देगा डिप्लोमेटिकली, आप सोच रहे हैं डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान बलूचिस्तान को छोड़ देगा? नहीं, वो आप देखेंगे उससे दबाव पड़ेगा आपको, मैं बता रहा हूँ डिप्लोमेटिकली कई प्रकार से दबाव डाला जा सकता है, उससे ताकत मिलेगी। अगर आप आज दुनिया के 10 देश खड़े होकर के कह देंगे कि बलूचिस्तान जो है वो एक आजाद मुल्क है, तो आप देखिएगा किस प्रकार से इनको लड़ने की ताकत मिलती है। आप फिजिकल इंटरवेंशन जब तक बिल्कुल जरूरी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उसकी आवश्यकता पड़ेगी। हम साथ हैं, और ये बात आज की नहीं है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने फिर माथुर साहब ये तो बहुत लंबी लड़ाई हो जाएगी, ये बहुत, और फिर लड़ाई। देखिए सॉरी, मैं एक बात करना मेरा एक मिनट माथुर साहब, मेहरान जी कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल मेहरान जी मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। रीसेंट पास्ट में बिल्कुल माथुर जी ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं हुआ। ईस्ट तिमोर देख लें, साउथ सुडान देख लें, ताइवान देख लें, तो डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग से बहुत चीज अचीव हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग। डंडे तो हम उसको ऑलरेडी मार रहे हैं, वो तो कंटिन्यू होगा। आप इंडियन गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग स्टार्ट कर दे, जैसे बांग्लादेश के लिए आपने किया था एट द लेटेस्ट स्टेज। पर मारी जी मैं वही कह रहा हूं कि फिर आपके जो बलोच भाई हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो बांग्लादेश का उदाहरण मुझे नहीं लगता केवल इस परिप्रेक्ष्य से, इस पर्सपेक्टिव से देते हैं कि भाई आप वहां पर अपनी आवाज उठाएं। अब हमें समझ में आता है, अगर आप सोच रहे हैं कि वो आप ईस्ट तिमोर की बात कर लें या बाकी देशों की, पाकिस्तान इतना सीधा नहीं है, आप समझ रहे हैं, उसका नक्शा भी बिल्कुल एक किसकी जैसा दिखता है, जो कौन से जानवर की तरीके से। शिवम सीधा, इसमें सीधे की बात नहीं शिवम। देखिए मैं जो कह रहा हूँ वो ये इसलिए जरूरी है कि उनको अपने आप वहां पर जगह मिलेगी। उनके अभी आप बलोचों के लोग फौज में भी हैं, हर जगह हैं। आप देखिए, मैं कुछ और ज्यादा डायरेक्टली बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर जब तक आप डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं करेंगे, मान लीजिए आप अब वहां ले जाके आर्मी भी डाल देंगे, क्या करेगी वो? अगर आपके पास किसी और का जरा भी सपोर्ट नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। और ये इंटरनेशनल जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय है, अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत की छवि खराब होगी। हम नहीं, पर 71 में क्या खराब हुई थी? मेरा माथुर साहब ये कि 71 में क्या भारत की छवि खराब हुई थी? अगर इसको संजय राणा कुछ कहना चाह रहे, मैं आ रहा हूं माथुर जी। 71 में संजय राणा आप बोल लीजिए, फिर मैं संजीत जी आपके पास आऊंगा। डिप्लोमेटिक असॉल्ट करके पहले वो एनवायरनमेंट तैयार किया था। संजय राणा आप बोल लीजिए, फिर संजीत जी मैं आपके पास आऊंगा। फिर शिवम की भाई की बात का जवाब देना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है कि 1971 का वॉर और बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों, और सॉरी बलूचिस्तान में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए जो दूरियां हैं, देखिए दोनों देशों की, पाकिस्तान और बांग्लादेश दो अलग दूरी थे। जो बलूचिस्तान है उसके बगल में है, तो आपको ज्योग्राफिकल पैरामीटर को भी समझना जरूरी होता है कि वो कैसे काम करेगा। कितना आसान नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, नहीं, वो मैं आपकी बात समझ रहा हूं, तभी मैंने ये कहा कि लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते, लेकिन अगर नेवल वाटर, मैं आ रहा हूं ग्वादर, मैं आ रहा हूं उसी पे आ रहा हूं। देखिए जब आप बात करते हैं कि सेकंड पैरामीटर की आर्मी सपोर्ट, नहीं, इनको आर्मी सपोर्ट भी नहीं चाहिए। ये लड़ाके हैं और ऑलरेडी अपनी फाइट कर रहे हैं। इनको इस समय डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए। कहीं ना कहीं भारत
पिछले 3 साल से, हम कहते हैं 3-4 वर्षों से, जब से ये सरकार बनी है, तो कहीं नहीं कि डिप्लोमेटिकली आप देखेंगे पाकिस्तान का जो हालत है 2016 के बाद देख लीजिए तो उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो कहीं ना कि अस्थिरता जो फैली पाकिस्तान के अंदर, लेकिन मुझे राणा जी, मुझे लगता है जहां लोहा गर्म है वहीं पे हथौड़ा मार देना चाहिए। अब ज्यादा हर जगह हथौड़े से काम नहीं चलेगा। मैं पाकिस्तान एक ऐसा हर जगह हथौड़े से काम नहीं चलेगा। संजीत जी से ले लेते हैं। संजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राणा जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, संजीत जी फिर यूके देवनाथ जी। मेहरान जी मुस्कुरा रहे हैं, संजीव जी पर जाएंगे। नहीं, मेहरान जी हथौड़ा चाहते हैं, लेकिन मुझे समझ में आता है कि डिप्लोमेसी से जीत आसानी से हासिल हो जाएगी। हर चीज के लिए हथौड़ा जरूरी नहीं, पाकिस्तान सीधा नहीं, हर चीज के लिए। देखिए यहाँ भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। शिवम जो है, शिवम हथौड़ा चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि डिप्लोमेसी के जरिए मसला हल हो। देखिए हथौड़े की जहाँ पे जरूरत हो वहाँ पे हथौड़ा लगाना चाहिए, जहाँ पे सुई की जरूरत हो हमारे उपयोग करना चाहिए। नहीं, मैं मरी जी को ये कहूंगा कि हमारे बड़े अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम है, ब्रह्मोस बहुत अच्छे हैं, इशारा कुछ भी आप समझिए। अरे हमारे पास सब कुछ अच्छा है। अगर आप हमारे हैं तो सब कुछ अच्छा है। मैं कह रहा हूँ सिक्किम आया, क्या दिक्कत थी? देखिए सिक्किम आप उसको देखिए, भूटान को देखिए, वो बिल्कुल आपकी कंडीशन में ही था, आपको अलाउड था कि आप अपने स्वायत्त रहिए, अपना अलग रहिए, लेकिन पाकिस्तान ने कब्जा किया। संजीत जी से ले लेते हैं, संजीत जी और यूके देवनाथ जी। संजीत जी प्लीज। हाँ जी, बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट चल रहा है और इसमें जो है डिप्लोमेसी वर्सेस मिलिट्री ऑप्शंस की जो है डिस्कस किया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों को मिला के किस तरीके से मेरा एक जो है सजेशन है। पहली बात तो जो मोबिलाइजेशन अभी हुई है पाकिस्तान आर्मी की, जो पहले पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान में वहाँ पे इसको जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ लड़ रही थी, वो काफ़ी उसमें से मूव करके थिनिंग आउट होके वो अपने ईस्टर्न बॉर्डर, मतलब हमारे बॉर्डर के साथ आ गई है। तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि जब से ये मोबिलाइजेशन हुई है पहलगांव के अटैक के बाद, तब से जो है वहाँ पे ज़्यादा हरकतें हो गई हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के। आपने देखा 52 जगह पे 78 अटैक हुए हैं और रोजाना 7-8 अटैक हो जा रहे हैं। हाईवेज को जो है कंट्रोल किया जा रहा है, हाईवेज पे ट्रकों की चेकिंग हो रही है कि कोई मिनरल्स वगैरह तो वहां से नहीं जा रहे। तो मतलब ये 22 अप्रैल के बाद और जब से भारत ने जो है आक्रमणक रुख अख्तियार किया है पाकिस्तान के तरफ, बलूच भाइयों को भी उनका उत्साह बढ़ गया, उन्होंने भी अपना एक्शन शुरू कर दिया। तो मेरा ये मानना है कि बजाय इसके कि आप डायरेक्ट इंटरवेंशन करें, आप उनकी जो फौजें हैं उनको ईस्टर्न बॉर्डर, उनके ईस्टर्न बॉर्डर पे उनको एंगेज इन को डिप्लॉय रखें ताकि वो वहां से हिल ना सके। ऑपरेशन सिंदूर जैसे हमने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, तो इसका मतलब उनकी फौजें वहां से नहीं हटी, तो इससे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को और वहां पे अटैक करने में आसानी रहेगी। नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कह रहा हूं कि आप डिप्लोमेसी करिए, डिप्लोमेसी बहुत जरूरी है भारत को डिप्लोमेसी, लेकिन भारत को अब खुले आम जो है बलूचिस्तान का जो केस है वो इंटरनेशनल फोरम में ले जाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी क्या कर रही है। हमने बांग्लादेश में क्यों करा, वो बात अलग है कि बांग्लादेश जो है भारत के तीनों तरफ से घिरा हुआ था और एक साइड समुद्र था, लेकिन एट्रोसिटीज जो पाकिस्तान आर्मी थी उनकी एट्रोसिटीज भी ऐसी ही थी जैसे बलूचिस्तान में हो रही है। वो ही नैरेटिव चल रहा था वहां पे और ये इसी तरीके से लोगों को जो है परेशान किया जा रहा था, लोगों को गिरफ्तार करके उनको मारा जा रहा था, औरतों के साथ बेइज्जती की जा रही थी उनको, तो वो सब हो रहा था नैरेटिव। लेकिन उस टाइम हमने किया था मल्टी प्रोंग्ड अटैक की, मतलब अटैक वो ऑप्शन किया था डिप्लोमेसी से। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने उन चारों तरफ पूरे दुनिया में सबको ये बता दिया था कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। वो बात अलग है, उस समय प्रेशर ज्यादा था क्योंकि बांग्लादेश के रेफ्यूजीज बहुत ज्यादा आ गए थे, भारत के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर पड़ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये सारा कहा। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर आप अकेले डिप्लोमेसी से चलोगे तो जैसे पिछले 70-75 साल हो गए ऐसे और गुजरता जाएगा। यूके देवनाथ जी से भी एक कमेंट ले लेते हैं। भाई बोल रहे थे कि जो है लोहा गर्म है, मैं ये कह रहा लोहा गर्म है, जो भी कुछ करना है डिप्लोमेसी से करो, मिलिटरीली करो, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। जैसे जनरल साहब कह रहे हैं आप वहां पे फौज नहीं भेज सकते, आप नेवी नहीं भेज सकते, लेकिन आप उनकी इमदाद कर सकते। नहीं, लेकिन सिरोही जी एक छोटा सा एड ऑन फिर देवनाथ जी पर जाएंगे, लेकिन फिर हमने ऐसे तो हमें फिर बांग्लादेश में भी नहीं भेजना चाहिए था ना, अगर हम यही सोचें तो। अगर यही अगर हम पर्सपेक्टिव रखेंगे, वो बिल्कुल हमारे बॉर्डर्स उनसे जुड़ते हैं, तो अगर हम यहाँ कह लें कि भाई अगर बलोच लोग कोई भारत में तो आ नहीं रहे,
अगर ये तो हमने चॉइस किया ना, हमने अपना डिसीजन लेना चूज किया कि हम किस मामले में रिएक्ट कैसे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तब भी हमें इंटरनेशनल प्रेशर झेलना पड़ा था। यूएसएस एंटरप्राइज तो बिल्कुल खड़ा हो गया था बंगाल की खाड़ी में, वो तो रशिया ने आके रोक लिया। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब उनका यूएस एंटरप्राइज बे ऑफ बंगाल में आ गया था तो रशियंस का भी जो है वो आ गया, मूव कर गया था। यूके देवनाथ जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद मैं आता हूं संजय जी। यूके देवनाथ जी से ले लेते हैं। यूके देवनाथ जी प्लीज। देखिए, बलूचिस्तान में मिलिट्री इंटरवेंशन जो है हम कर क्यों नहीं रहे, इसका बहुत बड़ा कारण है कि मिलिट्री एप्रिसिएशन जिसे कहते हैं। ये नहीं है कि हम बलूचिस्तान में इसलिए अपनी फौज को नहीं भेज रहे क्योंकि हम किसी मोरल हाई ग्राउंड पर हैं। बांग्लादेश में हमने हमारी फौजों को भेजा क्योंकि मिलिट्री एप्रिसिएशन के हिसाब से वहां पे सिचुएशन मिलिट्री डेप्लॉयमेंट के लिए अच्छी थी। चारों तरफ से ही बांग्लादेश में हमारी फौज डिप्लॉयड थी। त्रिपुरा से हमारी फौज अंदर आ सकती थी, उत्तर में मेघालय शिलोंग से हमारी फौज अंदर जा सकती थी, पश्चिम में बांग्लादेश से हमारी फौज अंदर जा सकती थी। बे ऑफ बंगाल को हमारी नेवी ने घेरा हुआ था क्योंकि पाकिस्तान में चिटगांव और बाजार में जो उनकी नेवी थी पाकिस्तान की, वो ना के बराबर थी। इंडियन एयरफोर्स जो है वो बांग्लादेश की स्काईज को फौजी तौर पर युद्ध के पहले भी आकलन हो गया था कि हमें 12 घंटे लगेंगे। जब युद्ध हुआ तो हमें 24 घंटे लगे पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान एयरफोर्स को ठंडा करने में। ये जो मिलिट्री पोजीशन है ये बलूचिस्तान में नहीं है, यानी बलूचिस्तान में हम अपनी फौजों को भेज नहीं सकते। जाहिर बात है कोई ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी नहीं है, ना राजस्थान के साथ ना गुजरात के साथ। हमारी नेवी भी बलूचिस्तान को अगर ब्लॉक करने जाए तो फुल ब्लोन वॉर चालू हो जाएगा पाकिस्तान नेवी के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की नेवी छोटी भले ही हो लेकिन है तो कराची में ना। सबसे बड़ी बात यह कि बांग्लादेश में बहुत बड़ा फैक्टर था कि बांग्लादेश 2000 किलोमीटर दूर था पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से जो भी सैनिक साजो सामान भेजना पड़ता था 1971 में, उसको पूरा अरब सागर होते हुए दक्षिण भारत का चक्कर लगाते हुए श्रीलंका का चक्कर लगाते हुए बंगाल की खाड़ी से पाकिस्तान तक जा। ये जो मुश्किल है ये बलूचिस्तान में है नहीं। पाकिस्तान की फौज तुरंत डिप्लॉय हो सकती है बलूचिस्तान में बड़ी तादाद में, टैंक तो बख्तरबंद गाड़ी। 1971 में हमने पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में एयर पैसेज भी बंद कर दिया था, यानी पाकिस्तान से कोई जहाज उड़कर किसी भी तरह की सहायता लेकर ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश नहीं जा पाता था। ऐसी कोई एयर ट्रैफिक एयर कॉरिडोर्स को ब्लॉक करने की क्षमता इंडियन एयरफोर्स की बलूचिस्तान के आसपास में है नहीं। तो पर देवनाथ जी, अगर डेवलप करना ही हो, मैं ये कहता हूं कि अगर डेवलप करना ही हो, आप जरूर बिल्कुल आप बूट्स ऑन ग्राउंड कह रहे हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड थोड़ा दिक्कत होने वाली है, लेकिन अब तो हमारी एयरफोर्स 71, 62 में भी हमारी एयरफोर्स अच्छी थी, मैं 62 का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन हमारी एयरफोर्स लगातार अपग्रेड कर रही है। बलोच लड़ाके वहां पर लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं डिप्लोमेटिकली, मैं समझता हूं ये उनको करना चाहेंगे, लेकिन पाकिस्तान इतना सीधा है नहीं। संजय राणा जी से इसका जवाब ले लेते हैं। संजय राणा जी, कहीं ना कहीं बलोच फंस जाएंगे और हम नहीं चाहते वो हमारे बलोच भाई फंसे, इसलिए हम तो कहते हैं। अनुज जी, मैं आपके पास आता हूं, पहले संजय राणा जी से जवाब ले लेते हैं जो सवाल शिवम ले रहे हैं। जी संजय राणा जी। मैं जो ज्योग्राफी की बात कर रहा था ऑलरेडी देवनाथ जी ने बता दिया। नंबर 1 नंबर 2 आपको ये समझना पड़ेगा कि वॉर जो होता है उसमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, और बांग्लादेश का जब आप चर्चा करते हैं तो उसमें सिक्योरिटी थ्रेट था हमारे लिए, क्योंकि वहां से बहुत सारे रिफ्यूजी आ रहे थे। आप पूरा उसको स्ट्रिक्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। नंबर 3, जब हम वॉर पे जा रहे हैं तो आपको पता होगा 1971 के वॉर के समय हमारा जो इन्फ्लेशन था तकरीबन 3% था। जब 1974 आते आते हमारा इन्फ्लेशन यानी महंगाई इतनी बढ़ चुकी थी, 28% हो चुका था। तो कोई भी देश अपना हित तो पहले देखता है। मैं चाहता हूं, भारत चाहता है बलूचिस्तान की हेल्प करना, लेकिन अपने कॉस्ट पे नहीं कर सकता कोई भी। तो एटमॉस्फेयर बनाना बहुत जरूरी है, जो कहीं ना कहीं कर रहा है। लेकिन जहां तक आप फुल फेल वॉर की बात करते हैं, जिसका हथौड़ा मारने वाली बात है, वो भारत नहीं कर सकता इस समय। कि वॉर की सिचुएशन क्रिएट करने के लिए आपको जस्टिफिकेशन देना बहुत जरूरी होता है इंटरनेशनल फोरम में। 1971, 62 और 65 के सिनेरियो अलग थे, आज के सिनेरियो अलग है। तो कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल, देखिए अभी अटैक हमारे ऊपर पाकिस्तान। मेहरानी जी थोड़ा सा आपसे असंतुष्ट हैं, आपकी बात से मेहरानी जी थोड़ा असंतुष्ट हैं उनका, क्योंकि आप कह रहे हैं बिल्कुल फिर तो भारत कुछ भी नहीं कर सकता, फिर और क्या हम क्या भारत इस तरह नहीं करेगा कि अटैक करके जाके देखें। भारत अटैक नहीं कर सकता।
भारत को अटैक करने के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कोई भी देश हो, मैं हूं या कोई और हो, यूएन तो पीस अपना कीपिंग हित फोर्सेज या तो वहां रखी जाए, ये एक डिमांड ये भी था। अब यूएन में अगर बात की जाए तो भारत की पीस कीपिंग फोर्सेज आज मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। देखा होगा पिछले 4 साल से जिस तरह से कूटनीतिक के तहत काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस समय इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल फोरम में अलग थलग पड़ चुका है। ये कूटनीतिक चाल है जिसके तहत काम किया जा रहा है। और मैं बता रहा हूं, आने वाले 6 महीने में, हो सकता है 1 साल में, हमारे पास ऐसा समाचार है कि बलूचिस्तान एक नया देश के रूप में स्थापित हो जाए और उसकी मान्यता सरकार, हमारी भारत सरकार देगी। इतना आसान है क्या आशीष? इतना आसान नहीं, जिस हिसाब से हमारी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी चल रही है, मुझे लगता है कि बिल्कुल होगा। और हर चीज का जवाब मुझे लगता है कि गोली से देना जरूरी नहीं है, कलम भी बहुत कुछ कर देती है। अनुज माथुर जी प्लीज, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था। देखिए, आपके सामने उदाहरण है, मैं आप उदाहरण देता हूँ कि चीन आज इतना सशक्त राष्ट्र है कि वो चाहे तो ताइवान को कुछ घंटों में ले सकता है, लेकिन वो नहीं ले पा रहा। आज आप देखें, यूक्रेन को 3 साल हो गए हैं, रशिया जैसी सुपर पावर यूक्रेन को क्या कर लिया उन्होंने। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कूटनीतिक तौर पे जो रिजल्ट्स आप ले सकते हैं वो कहीं ज्यादा आपके उसके अंदर उससे। और थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि पाकिस्तान की फोर्सेस डिवाइडेड हैं। पाकिस्तान के जो, ये कई बार मैं कह चुका हूं कि जो फोर्स की ताकत होती है, वो ताकत ये नहीं होती है कि कितनी है, वो ताकत ये होती है कि उस कितनी में से कितना आप एलिमेंट निकाल करके पॉइंट ऑफ डिसीजन पर अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, हम पाकिस्तान की वो पॉइंट ऑफ डिसीजन में फोर्स एप्लीकेशन की काबिलियत कम कर सकते हैं, उनको यहाँ पर टाई अप करना है। माथुर साहब, रशिया यूक्रेन में बहुत तरीके और हैं, और डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन। आप देखिए, अगर इतना ज्योग्राफिकल हमारा सेपरेशन है और पाकिस्तान का नहीं है, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन पूरा सपोर्ट हर स्तर पर उनको देने की आवश्यकता है। और आप देखेंगे जब ये होगा तो और रास्ते निकलेंगे, चाहे वो ईरान से निकले, चाहे वो अफगानिस्तान से निकले, या कहीं से भी निकले, रास्ते निकलने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी जो परिस्थिति है उसमें कूटनीतिक दावपेच ज्यादा आवश्यक है। दावपेच भी नहीं कहूंगा, हमको उनकी सच्चाई, मतलब माथुर साहब, लेकिन कूटनीतिक में वो जब तक कूट नहीं आता ना, कूटने वाला नीति से पीटने वाली नीति, वो जरूरी है। मैं भय बिन होए ना प्रीत, ये समझ लीजिए। माथुर साहब, मुझे लगता है कि शिवम जो है वो कहीं खुद बंदूक लेके ना निकल जाए। से मेरी फौज हिसाब से मेरे पास शिवम बोले जा रहा है। मैं आशीष, दिल की बात छीन ली आप, दिल की बात आपने बोल दी। मेहरान भाई, मेरी फौज होती है ना, मैं कसम से घर बैठा सोचता हूँ मेरी नेवी हो, फौज हो, और मेरे पास ताकत हो, मैं भेज दूं, मैं तो खड़ा कर दूं अपना एयरक्राफ्ट कैरियर में। नहीं शिवम, आप जाएंगे कि नहीं? आप तो भेजने की बात कर रहे हैं। मैं खुद भी चला जाऊंगा, खुद भी चला जाऊंगा। मैं कहता हूं, मैं देखता हूं, मैं आजकल ये स्टडी करता हूं कि किसके पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर। यूएस के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर। ये सारी डोमिनेंस, हम देखिए, इनकी बात सही है माथुर साहब की, उन्होंने कहा चाइना करना चाहे कर नहीं सकता, लेकिन चाइना को पता है अगर उसने कर दिया तो उसको कितनी मार पड़ेगी, इकोनॉमी गिरेगी। रशिया भी यूक्रेन को पूर्णतः खत्म नहीं करना चाहता। शिवम, हमें इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी सोचना होगा। वो बिल्कुल आएगा। देखिए, मैं कभी भी वॉर का पक्षधर नहीं हूं। मैं आप संजय जी, मैं आपकी बात भी मान रहा हूं। मैं जब इंडिया पाकिस्तान का सीजफायर हुआ तो हर कोई कह रहा था नहीं ये रुक गए। मैंने उसका बहुत समझदार वाला डिसीजन था, माथुर साहब ने बताया, क्योंकि तब हमारी लड़ाई जो थी केवल पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान प्लस टर्की, इन्हीं की बात बोल रहा हूं, पाकिस्तान प्लस टर्की प्लस चाइना, वहां एंगेज हमें नहीं होना है। लेकिन हम थोड़ी ना एंगेज रहेंगे, बलोच ज्यादा एंगेज रहेंगे, पाकिस्तान ज्यादा एंगेज रहेगा। भारत अगर एक आध कुछ छोड़ दे, मिसाइल वगैरह कुछ गलती से हो जाता है, ब्रह्मोस छूट जाती है। मेहरान जी, पहले आपकी बात भी ले लेता हूं मैं। जी देखिए, मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच होना चाहिए बलूचिस्तान की आजादी के लिए। एक तो डिप्लोमेटिक फ्रंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के वक्त ऑलमोस्ट 4 साल लगे इंडिया को, जो यूएस वीटो कर रहा था, मान नहीं रहा था, अग्री नहीं कर रहा था कि बांग्लादेश का आजादी हो। और अभी यूएस टोटली डिफरेंट स्टांस है यूएस का और इंटरनेशनल पावर्स का। चाइना को छोड़ दें, चाइना जैसे आपने पहले कहा, उसके साथ हम फाइनेंशियली डील कर देंगे, उसको कुछ मराहत देंगे, वो अग्री कर देगा, उसका कोई प्यार नहीं है ना पाकिस्तान के साथ। और सारे पावर्स इंडिया के साथ हैं। ये एक प्रोटेक्टेड, लंबा चौड़ा लीगल केस होता है को इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो इंडिया उधर वो उस फ्रंट पे वो करे। और ये हथौड़ा मारने का बाद बहुत एक बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है। क्या आप ये चाहते हैं कि अगर आपके पास 2 ऑप्शन होते उस समय 2 ऑप्शन होते, क्या आपकी सरकार, आपके लोग
अगर दो देशों में चुनना होता कि भाई पाकिस्तान चुनो यहां विलय करना है या फिर भारत चुनो यहां विलय करना है, और आपको एक लैंड रूट अगर सारा सब कुछ हो जाए मैप में, तो आप क्या भारत के साथ आना चाहेंगे? बलूचिस्तान चाहेगा कि भाई इंडिपेंडेंस ठीक है, लेकिन देखिए सिक्किम भी है, भूटान भी कह लीजिए, कोई भारत तो कोई ऐसा है नहीं। तो आपकी सोच क्या है? कहीं ये एक थर्ड आइडिया है कि भाई कि भारत के साथ भी मिल सकता है बलूचिस्तान अगर एक रूट हो जाए? आप देखें, भारत, बलूचिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, हम तो कितने 100 साल साथ ही रहे। ये तो ना पाकिस्तान का टू नेशन नफरत का थ्योरी है जो हम एक साथ रह नहीं सकते, हिंदू मुसलमान रबिश। ये तो पंजाबी पाकिस्तान ने ये चीज बनाया। हम तो बिल्कुल खुशी से रह रहे थे। अब कभी सेक्रेटरी वायलेंस नहीं था, हिंदू मुसलमान तजाद नहीं था। कितने 100 साल हम साथ थे, प्रिंसली स्टेट जैसे रह रहे थे। कभी जंग हुआ हमारे बीच में? कभी भी नहीं हुआ। जब से ये गंदा एक्सपेरिमेंट वजूद में आया, तब से हिंदू मुस्लिम काफिर ये सारी चीजें होने लगी। संजीत जी कुछ कहना चाह रहे थे। संजीत जी प्लीज। हाँ जी, मैं आशीष जी, मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ इस बात से कि डिप्लोमेसी से करना चाहिए, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ डिप्लोमेसी में जो है अकेली डिप्लोमेसी से भी काम नहीं चलेगा। बांग्लादेश का हम उदाहरण दे रहे हैं, बिल्कुल जो ये मेरे मतलब की बात कही आपने साहब। क्या ये आपने मेरे मतलब की बात कही सिरोही साहब? नहीं, मैं आपके मतलब मैं आपके साथ हूँ। मैं अरे इसलिए मैं ये बताता हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल। मैं जो है ये कह रहा था कि जो देवनाथ जी ने कहा है कि बांग्लादेश की स्थिति अलग थी, वो चारों तरफ से भारत गया था, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर बलूचिस्तान के लोग इतनी जो है एंटी पाकिस्तान हैं, तो मैं कह रहा हूं उसमें हमने मुक्ति बहिनी की मदद की, मुक्ति बहिनी को ट्रेन किया। वो इसलिए कर पाए क्योंकि बॉर्डर हमारा साथ साथ था। हम यहाँ इनको ट्रेन तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम इनको इमदाद, मिलिट्री की जो इमदाद है वो तो दे सकते हैं। हम इनका हौसला अफजाई कर सकते हैं, हम इनके केसेस जो है जो यूएन में या बाकी देशों के सामने रख सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को अगर हथियार की जरूरत है तो हमको इस चीज को डरना नहीं चाहिए, ना ये सोचना चाहिए कि जी ये तो हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। हम अपनी पॉलिसी, जो पहले हमारी पॉलिसी थी, उस पॉलिसी से चल के ज्यादा कुछ हासिल नहीं किया जो हमने पिछले 10 साल की पॉलिसी से किया है। तो मेरा ये मानना है कि दुश्मन है तो उसको दुश्मन की तरह ट्रीट करो और उसके साथ वो सब करो जो आप कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, संजय राणा जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। संजय राणा जी। जो संजीव साहब ने बोला इससे एग्री करता हूं। दुश्मन को दुश्मन ही मानना चाहिए, लेकिन आप तो फिर रक्षा विशेषज्ञ हैं। भारत हथियार दे रहा, भारत सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आके खुलेआम भारत नहीं कर सकता। प्लीज समझिए कि कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश खुलेआम अगर करेगा तो आतंकवादी कहलाएगा, और भारत कभी भी आतंकवादी देश नहीं हो सकता। इस बात को समझने की जरूरत है। डिप्लोमेसी उक्रेन को पूरा दुनिया दे रहा है जी। पिछले 10 साल में डिप्लोमेसी के वजह से इंटरनेशनल जो लोग हैं वो कैसे भारत के प्रति उनका झुकाव और उनका दृष्टिकोण बदल चुका है। तो यही दृष्टिकोण लेकर के भारत आगे बढ़ रहा है। आपको पता होगा 71 के वॉर के बाद 1974 में यूनाइटेड नेशन ने एक रिकॉग्निशन दिया था बांग्लादेश को, 74 में दिया था। लेकिन भारत की जो अभी रणनीति चल रही है उसके अंतर्गत हमें लगता है रिकॉग्निशन पहले मिल जाएगा और देश का एक निर्माण भी हो जाएगा। लेकिन संजय जी, मतलब एक बांग्लादेश बार बार मैं इसलिए ऐड कर रहा हूं संजय जी, मतलब बांग्लादेश को हमने लिबरेट कराया लेकिन हम वहां पर टिके नहीं रहे, हम वापस आ गए। हमने एक ही मैसेजिंग ये भी दिया कि भाई हम बांग्लादेश पर कब्जा करने नहीं जा रहे हैं। अगर बलूचिस्तान के मसले में भी मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है हथियार हम देते नहीं, कुछ करते नहीं, फिर भी पाकिस्तान हम भी पर ब्लेम लगाता है। जब इतना ब्लेम लग ही रहा है, देखिए कहीं ना कहीं देखिए जब जो एक तरह से इंटरनेशनल मार्केट होता है तो इनडायरेक्ट सपोर्ट होता है। इनडायरेक्ट सपोर्ट भारत आज से नहीं कर रहा है, हमें लगता है वर्षों से कर रहा है और करता रहेगा। हाँ, पिछले 10 सालों में सपोर्ट का जो स्ट्रक्चर था उसमें तेजी आई है, और जो कूटनीतिक तरीके से कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश की गई है वो अलग है। देखिए भारत की कभी हमारी नीति नहीं रही, विस्तारवादी नीति में नहीं रहे हम जाके कब्जा कर ले, किसी का देश हथियार ले, किसी की चीज हथियार ले। अगर बलूच को देखेंगे, बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस हैं और पाकिस्तान का कारण ही कब्जा करने का नेचुरल रिसोर्सेस। संजय जी, जब मैं ये कह रहा हूं ना, जब चाइना को एंट्री मिल सकती है विस्तारवादी सोच चाइना को, तो भारत को क्या विस्तारवादी सोच नहीं रखनी चाहिए? विस्तारवाद से ज्यादा प्रोग्रेसिव सोच तो रखे। चाइना बहुत अच्छा, सबसे बड़ा दुश्मन तो पाकिस्तान से बड़ा तो हमारा चाइना ही तो निकलता है हर बार। और वो वहां उसने पीओके से आशीष जो रूट निकाला हुआ है, वो पीओके भी तो हमारा है।
हमें तो वो वापस लेना है। अब उसको भी आप सोचें डिप्लोमेटिक। सिरोही साहब कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लेकिन अगर चाइना का जिक्र करेंगे, सिरोही साहब मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन यूके देवनाथ जी से एक सवाल भी जरूर लेंगे। यूके देवनाथ जी भी बोलना चाहेंगे, लेकिन अगर आप चाइना का जिक्र करेंगे देवनाथ जी तो आप एकदम ये भी गर्म जोशी के साथ, नहीं, एकदम आप गर्म जोशी ये के भी साथ। देखिए कि चाइना में किस तरीके से मीडिया का दमन किया जाता है। बिल्कुल। चाइना में लोगों का दमन किस लिए किया जाता है? तोप के सामने प्रदर्शनकारी लोगों को 1988 में उड़वा दिया जाता है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिए। चाइना कह देना, चाइना बनना, बहुत फर्क है। यूके देवनाथ जी, आपका बहुत अंतर है, बहुत अंतर। देखिए, हमने अलग अलग तरीके से बलूचिस्तान को सपोर्ट किया है। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल ये भी था कि क्या हम परोक्ष रूप से छुप छुप के बलूचिस्तान को हथियार दे सकते हैं? उनका जो गृह युद्ध है उसमें क्या हम उनके बलूच लड़ाकों को सपोर्ट कर सकते हैं? मैं दर्शकों को याद करा दूं कि कुलभूषण यादव अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है। चबहार से उसको उठा लिया गया था और भारत सरकार पिछले 10 साल में कम से कम सैकड़ों बार कह चुकी है कि कुलभूषण यादव का कोई लेना देना नहीं था। हमारी इस तरह की वेज द वार बाय अदर मीन्स, यानी भारत सरकार थोड़ा संकुचित, थोड़ा संभल के फूक के कदम रख रही है बलूचिस्तान के लोगों को कोई मदद देने में। अगर बलूचिस्तान के लोगों को भारत सरकार को, अजीत डोभाल बहुत बड़े स्पाई मास्टर हैं और हमारे एनएसए हैं, उन्होंने जरूर इस पर समीक्षा की होगी कि क्या तालिबान सरकार की मदद से या क्या ईरान की सरकार की मदद से, क्या चबहार से हम एक और या 10, 15, 20 कुलभूषण यादव वहां पे डिप्लॉय कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन इन सब मुद्दों को डिस्कस करने के बाद वो ठंडे बस्ते में चला गया है। मैं तभी तो देवनाथ जी एक छोटा सा ऐड ऑन में करूंगा। एक आपने जैसे तुर्की का आपने कहा था, तो आप ही ने कहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सरकार उसके लिए कुछ नहीं। लेकिन जनता जब एक बढ़ चढ़कर किसी मुद्दे को उठाती है ना, अगर बलूचिस्तान रोज डिस्कस होने लग जाएगा टेलीविजन डिबेट्स में, तो शायद सरकार को समझ में आएगा अच्छा जनता भी इस फेवर में है, तो वी हैव द पब्लिक सपोर्ट। उस पर्सपेक्टिव से मैं आपको कह रहा हूं कि उस हिसाब से तो हम सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं कि भाई जनता का अप्रूवल सरकार को चाहिए होता है। सरकार जो चलती है वो जनता के सपोर्ट से चलती है। बलोच कह रहे हैं भाई आओ आप हमारी मदद करो, और हम सोचे नहीं हम हमारी छवि खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये कुछ उस हिसाब से उसको तेजी, क्योंकि कॉर्पोरेट्स में आप देखते हैं हर चीज को एक टाइमलाइन में सेट किया जाता है, लेकिन हम ये सोचें कि अगले 50 साल 100 साल 200 साल किसने देखा है भाई साहब, फिर तो इतना लंबे समय। देवनाथ जी, हाँ, यूके देवनाथ जी आप बोल लीजिए, फिर फाइनल कमेंट मेहरान जी से। लोगों को जो सपोर्ट देना है, हमारी सोशल मीडिया दे रही है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स दे रहे हैं, हमारे जो मीडिया में जो इन्फ्लुएंसर्स है वो दे रहे हैं। लेकिन भारत सरकार का जो बयान है जिस दिन आएगा वो आप देखेंगे दूरदर्शन के माध्यम से आएगा। क्या बलूचिस्तान का सपोर्ट नहीं आएगा? दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो के तहत, दूरदर्शन के तहत नहीं आ रहा है कोई बयान। पीआईबी हो गया या पीटीआई है, कोई बलूचिस्तान के सपोर्ट में बयान आएगा? नहीं आएगा। इसके जो बहुत गूढ़ मीनिंग है वो ये है कि विदेश मंत्रालय अभी भी ये समझता है कि बलूचिस्तान को सपोर्ट करना सरकारी तौर पर अभी भी वो समय आया सरकार नहीं है। समय के हिसाब से इस पर मुझे लगता है कदम उठाएगी। मेहरान जी आखिरी कमेंट 30 सेकंड है, वाइंड अप करना है। जी देखें, बलूचिस्तान के मुद्दे पे अभी अब इंडिया को रोबस्ट होना चाहिए। आप बांग्लादेश का मौजू उठाएं, कुछ महीनों में अभी वो प्राइम मिनिस्टर यूनिस ने सारे पोर्ट्स खोल दिए, पाकिस्तान का सारा फ्री ट्रेड, कोई चेक नहीं होगा। वो ऐसे इकदामात लेते हैं, महीनों में डिसीजन लेते हैं। आपको 70 साल लगे, अभी तक आप सोच रहे हैं कि बलूचिस्तान को सपोर्ट किया जाए या नहीं जाए? अगर जाए तो फिर किस लेवल तक जाए? जी, इस नींद से इंडिया को उठना चाहिए, जागना पड़ेगा। बिल्कुल और यूनुस की बात तो ये भी कहें कि भाई उन्होंने पूरे पोर्ट्स खोले और नॉर्थ ईस्ट को फिर आना चाहिए, इसको आना चाहिए, फिर से बोल रहे हैं उनका नाटक खत्म नहीं होगा। आशीष, बिल्कुल इंडिया को प्रोएक्टिव होना है। जाहिर तौर पर मुझे लगता है संजीत जी समय की कमी है, नहीं तो मैं आपके पास आता, क्योंकि अब प्रोग्राम थोड़ा सा ज्यादा हो गया। आप सभी खास मेहमानों का, अनुज माथुर जी आपका, यूके देवनाथ जी, संजीत सिरोही जी, मेहरान जी, संजय राणा जी, आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ था शिवम, जिसमें सबका एक मानना तो ये था कि बलूचिस्तान की आजादी मिलनी चाहिए। एक आजाद मुल्क था, पाकिस्तान ने उस पर जबरन कब्जा किया हुआ था। अब तरीके डिप्लोमेटिक भी हैं, तरीके हथियार के भी दम पर है, हथियार नरम दल और गरम दल, और डिप्लोमेटिक तरीके से मुझे लगता है कि भारत आने वाले समय में